अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं। महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। गरीब आदमी जो है वो रोज़ ये शिकायत करता है हुकूमत से कि हमें कुछ रिलीफ मिले, लेकिन हुकूमत है कि अपने अखराजात को कम नहीं करती, लेकिन आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डालती रहती है। बिजली की कीमतों की अगर हम बात करें तो बिजली बहुत मज़ीद उसमें इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो इजाफा हो गया है। अब एक राहत की खबर कुछ दिन पहले आई और अब उस पर जो है वो अमल दरामद के लिए भी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है। कफायतशारी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले भी 2 कमेटियाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई थी कफायतशारी मुहिम के लिए। उसकी सरबराही भी वो खुद कर रहे थे, लेकिन उनकी सिफारिशात पर कोई अमल नहीं हुआ और मामला जूं का तूं था। अब एक और कमेटी बनाने का उनकी जानिब से कहा गया है। वजारत ख़जाना इसमें इन्वॉल्व है और कहा यह जा रहा है कि 5 वजारतों और इदारों कॉरपोरेशन से मुताल्लिक बड़े फैसले इसमें मुतवक्के हैं। अब देखना यह है कि इस तमाम मामले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होगा। क्या ये वो कर पाएंगे, क्या बड़े इदारों को बंद कर पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर बुखारी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे मियां सैफुर रहमान, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले मियां साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे। मियां साहब, महंगाई तो बढ़ती जा रही थी, कंट्रोल कहीं से भी नहीं हो रहा था और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक प्लान समझ में आया कि उन्होंने कहा क्यों ना हम पे बहुत तनकीद होती है कि इदारों को जो है वो कम किया जाए, कुछ इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ कि हुकूमत अपने खर्चे नहीं कम करती है। तो अब एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है इदारों को कम करने का। जो पंजाब मतलब सूबों में जो इदारे काम कर रहे हैं वो अगर वफाक में भी काम कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि उसको शॉर्ट करना है, कम करना है। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल आपने मजा फरमाया। वैसे हमारा साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है इस पे तो IMF की तरफ से भी बात हुई है। अब दुनिया में जो कामयाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के चल रहे हैं वो तो लेसर गवर्नमेंट के हैं। लेकिन चलो हमारा तो चूचू का मरबा है, हम तो कोई ना इस तरह का मॉडल अपना पाते हैं। हम एक ही वक्त में कभी चाइना का जिक्र कर रहे होते हैं, कभी किसी का कर रहे होते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ तजर्बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मुसलमान हकीकत है कि लेसर गवर्नमेंट जो है वो एक बेहतर चीज़ें डिलीवर कर सकती है। या साइज ऑफ द गवर्नमेंट में हमें कोई IMF कहे या ना कहे, हमें अपने तौर पे भी ये देखना है कि ये नॉन डेवलपमेंट की तरफ भी चला जाता है। और फिर जहाँ ओवरलैपिंग फंक्शन है, जैसे आपने अभी खुद ही फरमाया कि जैसे मसलन अब 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन का सूबों में भी चल रहा है, पंजाब वफाक में भी चल रहा है, तो उसमें कोई एक ऐसा अगर आपका जहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, कोवेनेंट्स या इस तरह के मामला हों, उसके लिए एक छोटा सा ऑफिस भी चल सकता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी एक विंग बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मिनिस्ट्री डिवॉल्व कर दी गई हैं सूबों को, तो फिर वो ओवरलैपिंग फंक्शन, वही डिवीजन, वही मिनिस्ट्रियाँ वहाँ भी काम करें वफाक में, उसका कोई मतलब समझ नहीं आता। फिर दूसरा ये है कि साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट तो अब तो खैर IMF ने भी कह दिया कि जी आपका गवर्नमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इस पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी बिलियंस में है और उसको भी आप सेविंग करें तो आपको पता ही है पैनी सेव्ड इज अ पैनी अर्नड। तो ये भी आपकी एक तरह का वो जो डेफिसिट है आपका वो कम हो जाएगा। लेकिन अब बात आपने इब्तदा में बड़ी अच्छी की कि अमल, ये वाकई कमेटियाँ तो बनती रहती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बनते हैं, रिफॉर्म्स के लिए प्रोग्राम्स बनते हैं, तो वो बाद में उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन में भी वही बात आ जाती है कि जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म है ब्यूरोक्रेसी, वो उसमें रुकावट बनती है। वो कहते हैं, जब बात का निजी महफिलों में भी हमें मिलते हैं तो हम उन्हें बतौर मीडिया पर्सन जब बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक CSS ऑफिसर भी रहा और बहुत से इस वक्त जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी वगैरह पंजाब के मेरे जूनियर्स हैं सारे, तो कभी हम उन्हें निजी महफिलों में भी अगर बात कर लें तो वो कहते हैं यार ठीक है, ये प्लानिंग होती रहती है, रिफॉर्म्स कमेटियाँ बनती रहती हैं, जब अमल की बारी है कि हमने एक ही ऐसी बात करनी है या एक ही नोट लिखना है तो चारों शाने चित हो जाएंगे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। अच्छा, तो ये यहाँ पे देखें ना, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है टॉप लेवल पे, उनमें वो सूझबूझ होनी चाहिए बैनुसतूर चीज़ों को देखने की। मादी में हमने 1-2 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, वैसे मेरा ख्याल है कम ही देखे हैं,
मसलन कि मुझे याद पड़ता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, उनकी नोट शीट्स मैंने देखी थी कि नीचे सेक्शन अफसर से ग्रेड 22 के सेक्रेटरी तक जो नोट होता था उसको वो बाज़ औक़ात टोटली वो टर्न डाउन कर देते थे और कहते थे कि इन लाइंस पर देखें। तो अब तो मेरा प्राइम मिनिस्टर ना स्टडी करते हैं, ना सोचते हैं, ना रीथिंक करते हैं, मुशीर इतने ना वो, हाँ वो ना मुशावरत में ही आ रहा था। तो मुशावरत के लिए कि 4 पाई को 4 बंदे जब उठाने की बजाय 20 बंदे उठाएंगे तो 4 पाई नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये लॉपसाइडेड सारा चल रहा है सिस्टम। अलबत्ता मैं ये नहीं कहता मायूस नहीं होना चाहिए, अगर हम सोच लिया है तो फिर उस पर अमल करें। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो कहा जाता है जी वो अमल दरामद के माहिर हैं, इज़ अ गुड टास्क मास्टर। अब यही टेस्ट ऑफ द टाइम्स है, पता चलता है कि उनकी सलाहियत का। मुबश्शिर साहब एक अच्छा इनिशिएटिव समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कफ़ायतशारी मुहिम का आगाज़ किया जी, और वजारतें कम करने का सोच भी लिया है। किस तरह से देखते हैं इस तमाम अमल को? क्या इससे बेहतरी आएगी, हमारे निज़ाम में गुर्बत कम होगी, महंगाई की शरह में कमी वाक़ई होगी? जी देखिए, गुर्बत कम करने के लिए या महंगाई की शरह कम करने के लिए तो इससे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने की ज़रूरत होगी। बहरहाल अगर हम इस कदम के बारे में बात करें तो जैसे चूंकि आपने इंट्रो में कह दिया, देखिए अनाउंसमेंट बड़ी शानदार है। ओके, ये तो हमें भी जब ये 18वीं तरमीम के बाद जब डिवॉल्व हुई थी मिनिस्ट्रीज, पावर सूबों को दी गई थी, तो हमारे जहन में भी ये सवाल था कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अब जो है वो सूबों का मामला है, तो क्या आपने सिर्फ एक इस्लामाबाद के मामले में करना है? क्योंकि बाकी कुछ जो इलाके हैं जैसे आज़ाद कश्मीर हो गया या नॉर्थन एरियाज हो गए, वहाँ की तो अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके लिए ठीक है बजट एलोकेशन हो जाती है, वो है अपनी जगह पे। तो हमारे जहन में उस वक्त से ये सवाल कुलबुला रहा था। अब ये अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले चूंकि मैंने नहीं देखा, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया हो कि हम इतनी मिनिस्ट्रीज को ट्रिम करेंगे, इतनी को एबॉलिश करेंगे। देखिए, बिल्डिंग्स खत्म करने से तो मसला खत्म नहीं होगा। मसलन आप क्या करेंगे कि आप एक काम जो हो रहा है सूबों की सतह पे, उस पे जैसे मियाँ साहब ने कहा एक कमरे में काम हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप बर्डन कितना जेटिसन कर रहे हैं। मतलब हमें ये बताया जाए कि कितना आप अमले को ले ऑफ करेंगे या कितने ऑफिसेस को क्लोज करेंगे, कितनी गाड़ियां जो है वो तहवील में लेके उनकी नीलामी करेंगे, और उससे बचत कितनी होगी, और उस बचत का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे क्या होगा। ये सारा कुछ तो मेजर होना चाहिए ना। अगर वैसे आप चूंकि इसमें ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मियाँ साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विटनेस रहा हूँ कि वो ब्यूरोक्रेसी की बात आराम से नहीं माना करती थी, और वो कंप्रोमाइजेज अगर जो उन्हें कुछ करने पड़े, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की जान निकलती थी। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स हमेशा मोहतरमा के हवाले से जो है ना वो रहते थे कि नहीं इनके साथ जो है ना काम करना टफ है। वो इसलिए टफ है कि उन्हें पता कि काम किस तरह होते हैं। मियां नवाज शरीफ का आपको दौर याद होगा जब एक्टिंग धमाके किए, उसके बाद कर्ज उतारो मुल्क संवारो तो एक मुहिम चलाई हमने, उसके साथ हमने एक कफायतशारी मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उसका डेटा, उसका रिकॉर्ड कि हमने कितने पैसे बचाए, कितना कर्ज उतारा, वो आज तक हमें पता नहीं चल सका। तो मुझे खौफ है कि ये भी माजी की तरह का एक पॉलिटिकल रेटरिक ना हो, और बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए अपने मिनिस्टर से कि ना हमने फला बंद कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी ना हो सिवाय इसके कि आप अपने कलगी में एक और पर लगा लें कि जी हमने ये किया था। जब आपने कुछ किया है और उसका आउटकम मेजर ही नहीं कर सकते, उसका फर्क कौमी खजाने पे या महंगाई की बढ़ती हुई शरह पे असरअंदाज ही ना हो, तो फिर उसका उन इक़दामात का मेरा ख्याल फायदा कुछ नहीं, वो सब एक आई वॉश होता है। ठीक है, बशीर साहब साथ रहिए, मियाँ साफिर रहमान को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। मियाँ साहब, अब जिस तरह से बशीर साहब ने भी कहा कि माजी में भी बहुत से नहीं, उन्होंने जो बेनज़ीर का कहा बिल्कुल आई 100% एग्री विद हिम, वो मेरे से ओमिशन हुई है। बहुत यकीनन वो इतनी उनमें एजिलिटी थी और इतनी उनकी सर्विलेंस थी, शार्प थी बड़ी, वो चीज़ों के बारे में इनसाइट रखती थी। चले नॉलेज से भी एक अच्छा लफ्ज़ इनसाइट कह देना बेहतर है। तो वो फिर वाकई ब्यूरोक्रेट समझते थे सिविल सर्वेंट थी, इनको जिसे कहते हैं ना दाव नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा मियाँ साहब, अब ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला इसमें क्या आने वाला है? ये जो कफायतशारी मुहिम का आगाज़ किया, इदारों को बंद करने का
जो है वो कहा गया है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या ब्यूरोक्रेसी खुद ही होगी? यकीनन देखें जी, उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और अगर एक एक ऑफिसर्स को देखें बड़े से बड़े लेवल के, उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, फिर बाहर के फॉरेन टूर्स हैं। ये बड़ी सी बात मुबशर भाई ने की कि एक पूरा पैकेज एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए कि उसमें आपने चीज़ों को लीकेजेस आइडेंटिफाइड हो ना, कि आप फर्ज करो एक प्लान तो बना लेते हैं, प्लान के अंदर कई लूप होल्स होते हैं, कई लीकेजेस होती हैं, वो आपने उनको प्लग करने की कोई आप में वो सलाहियत है, आपने वो चीज़ें किस तरीके से कहाँ से पकड़नी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो ठीक है, वो एक ज़ाहरी तौर पे वो आपको बड़े लॉयल दिखाई देते हैं, और चढ़ते सूरज के साथ वो अपने आप को कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहता है भाई इस तरह का अगर नोट बना दो, वो बना भी देते हैं, लेकिन जब वो सज्जा दिखा के खब्बा मारने पे आते हैं तो फिर वो समझ नहीं आती फिर आपको। वो तो उसमें तो फिर आपको बड़ा होश व हवास से इसका चलना है। इसमें मैंने इसलिए लफ्ज़ बोला था कि थिंकिंग है, यकीनन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस तरह की आवाज़ें उठेंगी भी, और ब्यूरोक्रेसी इसमें हर्डल्स क्रिएट करेगी, और वो अपने नोट्स में, अपने पॉइंट्स में, बहुत सी चीज़ें, अपनी डिबेट्स में, अपनी डिस्कशंस में ऐसी चीज़ें वो अपनी अहमियत बता देते हैं कि जनाब ये अगर विंग आप क्लोज करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दुनिया में वो बड़े फाल हैं, हमारे यहाँ भी वो डिपार्टमेंट्स थे, 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे, कभी आपने नाम ही ना सुना होगा, वेज एंड मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, O&M। ये मैंने काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट से और पॉलिटिशियन से भी पूछा कि भाई ये हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट थे और शायद अब भी हैं, लेकिन इनकी फालियत आपने कभी सुनी हो? तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड तो इसी चीज़ का नाम है, उसमें कोई 18वीं तरमीम के ज़रिए तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड करते। और फिर ये है कि जैसे अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन वो चूँकि अफसरान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ तो उन्हें इनफॉर्मल एंड फॉर्मल गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ाई जाती है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो सिर्फ फॉर्मली एक बहुत बड़ा ढांचा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन हैंडल देम इनफॉर्मली रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये यकीनन वहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ वही बात आ गई ना कि अगर कोई बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई वज़ीर आज़म या कोई टॉप एग्जीक्यूटिव सूबों में बैठा हो एंड ही वांट्स टू गेट इट डन, तो इफ ही मीन्स बिजनेस तो फिर हो जाएगा, कोई ऐसी भी बात नहीं है, काम होती नहीं है। बुखारी साहब, आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट जो है, क्या ब्यूरोक्रेट खुद होंगे इन इदारों को ख़त्म करने के लिए? मैं मियां सैफुर रहमान साहब से 100% मुत्तफिक हूँ। मियां साहब तो एक बड़े शानदार ब्यूरोक्रेट थे जो पाकिस्तान को सर्व करना इनका नस्कुलैन हुआ करता था, इसीलिए आज ये हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हैं। वरना तो मियां साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे ब्यूरोक्रेट की तो ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो इस तरह का है कि हम शायद जॉर्ज हश्तम तैयार कर रहे हैं हर ब्यूरोक्रेट के अंदर। और उनके गर्दन अकड़ी रहती है। और लिटरली आप आज भी देखें कि हमारे वो जो खंडरात है, मैं जेल की मिसाल दूंगा, आज भी जेलर जाता है जब सुबह को तो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, शाम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। ठीक है, ये एक जेलर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। भले ऑफिसर, अच्छे भले ऑफिसर, मैं आपको 1-2 मिसालें सुनाता हूँ। पिछले दिनों 1.5 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ पे एक IG प्रिजन थे और मैंने एक स्टोरी करनी थी, एक चेक मॉडल जो है वो रिलीज हो रही थी। तो जेल के चूंकि फोन नहीं चलते, सेल फोन, तो उस तक एक्सेस नहीं थी जेलर के सेल फोन तक, और उसके अलावा जो लैंडलाइन थी कोई उठा ही नहीं रहा था। कोई 50 के करीब मैंने अटेम्प्ट की। अगर मैं 50 कह रहा हूँ तो ये 50 से 51 हो सकती है, 49 नहीं हो सकती। एंड पे तंग आके उनका नंबर मुझे मिला तो मैंने 7 o'clock उन्हें फोन किया, तो उन्हें मैंने बड़े एहतराम से अर्ज किया कि जनाब मुझे उनके बारे में, क्योंकि हमारा सिस्टम यह कि हम कोर्ट के बगैर खबर नहीं चलाते, तो आपका कहाँ होगा तो हमारी खबर होगी, तो जरा मुझे फरमा दीजिए। तो उनका जवाब ये था कि आप पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, मेरी जॉब 9 to 5 है, 5 o'clock के बाद मेरा फैमिली टाइम होता है, और ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया। तो मैंने फिर उन्हें वॉइस नोट छोड़ा कि जनाब यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, मैं तो एक सहाफी हूँ, अगर अवाम भी आपको फोन करे किसी भी वक्त तो आपकी ड्यूटी है कि आप उठाएं, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट तो यही है। उसके अलावा हमारे लाहौर में आजकल एक बड़े आला किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, उनको एक दफे मैंने वॉइस नोट किया तो उन्होंने मुझे फोन किया जवाब में, उन्होंने कहा देखिए
मैं जो है वो मम्मी डैडी किस्म का अफसर नहीं हूँ जो व्हाट्सएप वॉइस नोट पे जवाब दे। आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा और मेरे सामने बैठ के आप मुझे ये मसला बताएं तो फिर उसका मैं देखूंगा। वो खैर मैं नहीं गया, लेकिन उन्होंने वो सारा नजला जिस बंदे, जिस गरीब आदमी, जिस मजलूम के लिए मैं कर रहा था, वो सारा नजला पुलिस ने उस पर गिरा दिया और उस पर क्या क्या कर दिया। ये मैंने 2 वाकया तो वो आपको बताए हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी का मिजाज। वो समझते हैं कि असल रूलर हम हैं। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हम तीनों शायद मुत्तफिक हों कि वो समझ जाएंगे असल रूलर हम हैं, तो उन रूलर्स के जब बनाने इक़्तिदार को आप छीनने की कोशिश करेंगे तो रुकावट खड़ी करेंगे। मियां साहब जानते हैं कि क्या क्या बहाने होते हैं उनके पास। बड़े ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रुकावट मैं समझता हूँ ये खुद ही है और यही करेंगे। और मुझे आज भी लगता है कि जब तक अनाउंसमेंट, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर ने ये प्लान बनाया होगा तो जिन ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व किया होगा उनका काम ये था कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको एक टेबल देते, एक प्लान देते और प्लान का जो प्लॉजिबल आउटकम है वो भी साथ बताते। तो ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही उसमें। तो मतलब ये है कि उन्होंने वो काम जो है गोलमोल ही किया है और रात गई बात गई वाली बात मुझे तो ज़ाती तौर पे लगती है। ठीक है, इम्पैक्ट बड़ा नहीं होगा। इम्पैक्ट बड़ा नहीं होगा। अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि ऐसा ही एक मंसूबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में भी सामने आया था कि 441 जो इदारे हैं उनको कम करके 325 कर दिया जाए, लेकिन मामला जूं के तूं थे। उसमें भी ब्यूरोक्रेसी ने आकर जो है वो हर्डल्स क्रिएट की। जिस तरह से मियाँ साहब ने भी बोला है कि बहुत लेविश ज़िंदगी होती है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे ये मामला जो है वो ख़त्म हो। तो ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती और किस तरह से करवाई जाए। और उसके बाद कुछ महंगाई पर भी बात करेंगे कि होशरुबा इजाफा हो रहा है महंगाई के अंदर, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर पावर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इदारों को कम करने का हुकूमत ने प्लान बनाया, कफ़ायतशारी मुहिम के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट। और ऐसा ही एक मंसूबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में भी हुआ था और 441 जो इदारे हैं उनमें से गैर ज़रूरी तकरीबन 120 के करीब, 118 के करीब ऐसे इदारे थे जिनको ख़त्म करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन मामला जूं का तूं रहा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मियाँ साहब से इसी कोई चीज़ को नथी करके पूछना चाहेंगे। मियाँ साहब, ये मामला तो 2020-21 से चलता आ रहा है। ये प्लानिंग तो बहुत देर से की गई थी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या ऐसा प्लान किया जाएगा? जिस तरह से कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद ही ये कभी नहीं होने देगी, तो फिर क्या ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं कि जिनसे जो है वो इन पे अमल दरामद करवाई जाएगी और मामलात को बेहतर? अच्छा, आपने मुझे एक याद करा दिया, चूंकि अभी बुखारी साहब ने भी एक एपिसोड बयान किया, तो ये गवर्नर हाउस में कोई 7-8 एडिटर्स और कोई सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। तो हमारे साथ शहबाज गिल साहब थे। उस दौर में भी इस तरह की कुछ बातें हुई, तो हमने कहा जी कि आपके प्राइम मिनिस्टर से कोई 2-3 फैसले ऐसे हुए हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कहने कि हाँ, उनको कोई मशवरे इस तरह के दिए जाते हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हमें बता ही दें कि मशवरे कौन देता है। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स। तो मैंने कहा यार द प्राइम मिनिस्टर इतना इनोसेंट तो कोई भी नहीं होता कि वो एक हर मशवरे को एक आसानी से मान के, फर्ज करो आज वो कहता है दिन है तो दिन है, दूसरा कहता है नहीं जी ये तो रात है, वो कहते हैं जी अब रात है। यानी 5 मिनट में प्राइम मिनिस्टर का मिजाज ही बदल जाता है, फैसला बदल जाता है। तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी को वो खिलाना आता है हमारे टॉप एग्जेक्टिव्स को। अगर टॉप एग्जेक्टिव्स अपने में उनसे आप उनके साथ पेश नहीं रखेंगे, उनसे आगे बढ़ के चीज़ों का जायज़ा नहीं लेंगे और ऑब्जेक्टिव, जिस तरह हम कहते हैं जी जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, होती तो नहीं है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल गवर्नेंस में भी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि गवर्नेंस में चीज़ों का जायज़ा लेने का, उसका इम्पैक्ट। अभी बड़ी अच्छी बात लफ्ज़ बोला मुबशर साहब ने, इम्पैक्ट का। क्या आपको ये तसव्वुर होना चाहिए कि इन चीज़ों के पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। इससे तो बल्कि अच्छा, हम अपने दौर में जब पढ़ते थे, हम मैट्रिक से पहले भी बात कर मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ जो केसेस के हम पढ़ते थे कि जी ये काम अगर हम करेंगे इसके मेरिट्स ये होंगे, 10 होंगे, 20 डीमेरिट्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कहते कि आप को किताब खोल लें या कापी के उसके ऊपर हिसाब लगाएं, लेकिन आप में ये सेंस तो होनी चाहिए ना जी, बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं
वो टेक्नोक्रेट्स तो फिर भी नहीं होते, लेकिन उनमें ये चीज़ों को बैनुसतूर देखने की सलाहियत होती है। ठीक है। और हम तो बल्कि अपने जर्नलिज्म में कहते हैं व्हेन इन डाउट, तो हम तो वैसे वो कह देते थे हमारे न्यूज़ रूम वाले के कट इट आउट, लेकिन हम कहते थे कि डाउट करें, चीज़ों को डाउट करेंगे तो आप में तजस्सुस जो होगा आप हकायक के करीब पहुंच जाएंगे। तो जब तक आप, क्योंकि आप जब देखें आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जब आप ये सोचेंगे कि मैंने पब्लिक सर्विस करनी है और आई एम अकाउंटेबल टू पीपल, जो मेरे ख्याल अभी तक ये सोच नहीं पैदा हुई, खाल ही कभी नहीं दिखाई दे, तो फिर आपकी विजिलेंस बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज के ज़राए बढ़ जाएंगे, आप फिर इन चीज़ों को आराम से, आपको ब्यूरोक्रेसी हुडविंग नहीं कर सकेगी। तो इसलिए ये माजी में इसलिए ये होता रहा, अब भी ये हो रहा है, और आइंदा भी जैसे हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर वो इसको बाकायदा क्लीन बाउल्ड कर दें सारी स्ट्रेटजी को। अभी तो फिर वही इशरत हुसैन साहब बेचारे किताब लिखेंगे कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल। अच्छा, वो अनगवर्नेबल तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, हम वैसे ही अनगवर्नेबल हो गए हैं मेरा ख्याल। अच्छा, बुखारी साहब, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये प्लानिंग तो बहुत देर से हो रही है, आपने भी पहले जिक्र किया था, बहुत मामला देर से चलते आ रहे हैं, फिर पीटीआई के दौर से शुरू हुए और अब जाके दोबारा फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 बार कमेटी बनाई और उसकी सरबराही भी पहले खुद कर रहे थे, अब वजारत खजाना को दे दी है। अब मामला तो आपके ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन करवा सकेंगे या फिर कोई बहुत बड़ी रुकावटें आएंगी और फिर हमें रद्दी की टोकरी में ये मंसूबा पड़ा नजर आएगा? जी देखिए, आपने चूंकि बात की ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कि क्या वो इतने अहम होते हैं, तो मियाँ साहब उन ब्यूरोक्रेट्स को जाती तौर पे जानते हैं, एक दो ने तो इनके साथ सर्व किया हुआ है। मसलन एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, बड़े शानदार आदमी थे, जीएम सिकंदर, ठीक है, और उनकी क्वालिटी ये थी कि हर चीफ मिनिस्टर की वो पंजाब की मजबूरी बन जाया करते थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंस लेवल उनका अच्छा था, लेकिन फिर फैसले भी वही करवाते थे क्योंकि उनके बारे में पता था। अभी आपने इमरान खान साहब की बात की, तो जब वो आपको मियाँ साहब ने बात की है इमरान खान की, शहबाज गिल की, वो बिल्कुल ऐसे ही बात थी। और आजम खान साहब जिनको अब वो नैब बुला रही है, आजम खान साहब के बारे में कहा जाता था कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, तो वो एक ब्यूरोक्रेट थे। और इसी तरह ही चौधरी मियाँ साहबान के साथ जो नाम नथी हुए, पहले फवाद हसन फवाद का हुआ, ठीक है, कि वो हैं जी सारी स्कीमिंग वो करते हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है कि फवाद साहब जो हैं कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में तो हैं ही। और फिर उसके बाद आहत चीमा साहब हैं, ठीक है, आप देखिए वो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने इनकी खातिर जेल काटी और अब वो मिनिस्ट्रियल स्लॉट में चले गए हैं। तो वो क्यों गए हैं? इसीलिए कि वो ये समझते हैं पीएमएलएन के लीडर्स के वो उनसे लॉयल थे और फिर उन्होंने उन्हें बड़ी अच्छी पंजाब में स्कीम्स दी, इसलिए इनका विजडम जो है वो ज्यादा है। तो इससे मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं। कोई ब्यूरोक्रेट छोड़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, माजी में हमें मिसालें मिलती हैं। फारूक अहमद खान लगारी साहब सिविल सर्विसेज छोड़ के आए थे पीपल्स पार्टी में, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, वो कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन मसला ये है कि वो जो पॉलिटिकल विजडम यरगमाल हो जाता है ना ब्यूरोक्रेटिक विजडम के आंखों, उसकी जो मियाँ साहब निशानदेही कर रहे हैं, वही असल में प्रॉब्लम है। और जब आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आप कौम से कुर्बानियां लेते रहते हैं, कभी आप जी मुश्किल में हैं तो बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, कौम को जो है वो करना चाहिए इस चीज को टॉलरेट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही है, महंगाई ऊपर जा रही है, ये पूरी कौम को फॉर द सेक ऑफ द कंट्री ये सारा कुछ टॉलरेट करना है। लेकिन जब इनके अपने पेट पे लात पड़ती है तो उस वक्त ये सैक्रिफाइस का जज्बा जो है ना कहीं मफकूद हो जाता है असल में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्लान हो सकता है बुकिश हो और इसका आउटकम कोई ना हो, लेकिन मैं फिर भी हुस्ने ज़न रखता हूँ। ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं हम बैठे हुए, ये भी एक पीस ऑफ एडवाइस होता है कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देख लें, हो सकता है उनके जहन में ये बात आ जाए कि अपना पॉलिटिकल विजडम भी यूज करना है और करना है इसे, तो हो सकता है।
अच्छा, तो वो हमारे साथ गुलाम अब्बास हरल साहब भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो गुलाम साहब, बात हम इससे पहले ये कर रहे थे कि कवायदशारी मुहिम का आगाज़ किया गया। क्विकली आपका भी कमेंट इस पर ले लेंगे और काफ़ी लंबी इस पर हमने डिबेट भी कर लेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेसी को नाराज़ करके हुकूमत चल पाएगी? मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं इदारों को बंद करने का, क्या जो उनकी मराहत हैं, उनकी आसाइशें हैं, वो ख़त्म करके गवर्नमेंट को मतलब बैसाखियों के सहारे नहीं तो मतलब सीधे रास्ते पे चला सकेंगे? देखें, जब पीडीएम हुकूमत थी तो उस वक्त एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने अपनी सिफारिशात मुरतब करनी थी कि कफ़ायत शारी हमने किस तरह करनी है। क्योंकि अगर हम कफ़ायत शारी से काम नहीं लेंगे और ये सारा बोझ जो है ये गरीब आवाम पे डालेंगे तो इस तरह तो पहले ही जो बेचारी आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, वो बेचारी और जो है वो पिस जाएगी। तो इस हवाले से जब पीडीएम हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब की, लेकिन अब जब जो बजट बनाया गया और उसमें उस कमेटी की जो भी सिफारिशात थी उनको कंसीडर ही नहीं किया गया और ना कोई कफ़ायत शारी के हवाले से किसी भी पहलू का कोई जायजा लिया गया है, ना कफ़ायत शारी को अपना रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे, तो आप इदारों की बात कर रहे थे, हमारे इदारे जो हैं वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। अगर हमारे इदारे जो हैं वो डिलीवर कर सकते तो आज हम जो है चाइना के साथ, सिंगापुर के साथ, मलेशिया के साथ, जर्मनी के साथ खड़े होते। लेकिन चूंकि हमारे इदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनके अंदर जो है वो मेरिट सिस्टम नहीं है। अगर किसी ने किसी इदारे के आम पोस्ट पे जाना है, अगर उसका रेफरेंस नहीं है, बेशक वो जितना भी कम्पिटेंट ऑफिसर है, मियाँ सैफुर रहमान साहब बैठे हैं, ये मेरी बात की तायीद करेंगे कि जब तक आपका रेफरेंस कोई तकड़ा ना हो तब तक कोई आप आम पोस्ट नहीं ले सकते। उसके लिए ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, इनको हमेशा ये जब भी कोई इनको पोस्टिंग मिलती है तो ये सियासतदानों को खुश करते रहते हैं, सियासतदानों के साथ अपने तल्लक इस्तवार करते रहते हैं कि हमें कोई आम पोस्ट मिल जाए, लेकिन ये अवाम के लिए कुछ नहीं करते। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ना तो कोई सियासतदान अवाम के लिए कुछ कर रहा है, ना इस मुल्क के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो कुछ कर रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेट कुछ कर रहे हैं, ना जो असल जो बागडोर जिनके हाथों में है, जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो वो भी अवाम के बारे में कुछ नहीं कर रही। सारे इदारे आप देख लें, अपना तो ये किसी के पास अगर एक गाड़ी है होनी जरूरी है, उसके पास 10-10 गाड़ियां हैं, वो दूसरी 9 गाड़ियों की पानी नहीं दे रहा, उसका एक गाड़ी से भी काम चल सकता है। लेकिन अवाम कहते हैं कि आप 2 रोटी खाने की बजाय 1 रोटी से गुजारा करें। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क बनाने के लिए आपको अवाम का सोचना पड़ेगा, आपको कानून की हुक्मरानी करनी पड़ेगी, कानून पे अमलदारी करनी पड़ेगी और इस अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। जी हरल साहब, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि अवाम का सोचना पड़ेगा और अवाम का मसला जो है वो बिल्कुल ये नहीं है कि आप कफ़ायतशारी मुहिम शुरू कर लें, आप जो है वो बहुत से प्लान्स ले आएँ। अवाम को गर्ज है तो सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि उसके बिजली के बिल जो है वो कम आए, उसको पेट्रोल सस्ता मिले, उसको रोटी जो है वो सस्ती मिले और जो अशे खुदनोश हैं उसकी कीमतों में कमी वाक़या हो, उसको घी सस्ता मिले, उसको जो है वो दालें सस्ती मिलें और अशिया ज़रूरिया जो उसके घर में जो है वो ज़रूरत होती है वो उसको कम नरखों पर मिलें। और यही सिर्फ आवाम का मसला है। अगर आप ये आवाम को दे देंगे तो आवाम आपसे खुश होगी। ऊपर नीचे आप जो मर्जी करते रहें, जितनी मर्जी कफ़ायतशार मुहिमें शुरू करते रहें, आवाम को दिखाते रहें। जब बजट भी पेश किया गया था और वज़ीर ख़जाना से भी जब ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था हम प्लानिंग कर रहे हैं और 2-4 दिनों में आपको जो है वो नज़र आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन फिर पता लगा कि अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं और उसके बाद जो है वो अपना सफरी अलाउंस भी बढ़ा लिया है, 5 रुपये से 25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर लिया। और उसके बाद मामलात यहाँ पे नहीं रुके, 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर तनख्वाहें भी ले ली और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने भी ली और फिर पार्लियामेंट वालों को भी मिल गई। तो बहुत बड़ा काम हमने कर दिया कि मामलात को हमने जो है वो ठीक बना लिया। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल होगी, क्योंकि लोग तो अपनी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए। आज हमने
खबर देखी कि एक मजदूर आदमी था जिसके घर में एक सिर्फ पंखा था और एक लाइट थी और उसके घर का बिल 62,000 रुपये आ गया और वो अपना माजूर बच्चा लेकर जो है वो चौक पे आ गया। एक पर्चा जो है वो अपने सीने पे लगा लिया और बच्चा बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया। लोग बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए हैं, किस्तों पे चीज़ें लेते हैं और जाके बेच देते हैं। मामलात जो हैं वो जूं के तूं हैं, हल नहीं हो रहे। और किस तरह से हल होंगे मियाँ साहब, अब ये बताइएगा ज़रा कि जो अवाम का बुनियादी मसला है उस मसले को कौन हल करेगा? ये ऊपर नीचे के मसाइल जो हैं वो अवाम को तो पता ही भी नहीं है कि ये कफ़ायत जारी क्या होती है, कईयों को तो मतलब ही नहीं पता होगा इसका। उसका मसला सिर्फ रोटी है। बिल्कुल यकीनन। देखें, इतना बड़ा ढांचा जो है ना, मैं वही तो बात कर रहा था कि आपके पास इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस का इतना बड़ा फ्रेमवर्क है और बाज़ औक़ात तो ये भी है कि ये लॉपसाइडेड है, यानी कि इससे तवाज़ुन ख़राब होता है। एक काम के लिए अगर 10 आदमी जो है, जिसे राइट साइजिंग भी कहते हैं, अगर उनकी ज़रूरत है तो वहाँ अगर 50 लोग बैठे हैं तो वो बिल्कुल वो भट्टा बैठ जाएगा उस काम का। इसलिए कि वो एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी नहीं होगी उसकी, वो वायबल नहीं रहेगा फाइनेंशियली। अदरवाइज भी इतने लोग जब आ जाएंगे किसी, वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी बहुत सारे कुक्स इकट्ठे हो जाएं तो वो दे स्पॉइल द ब्रॉथ, वो तो सालन खराब हो जाएगा। हाँ जी। तो इसमें राइट साइजिंग और राइट मैन फॉर द राइट जॉब और प्रॉपर एलोकेशन हो लोगों के बारे में, और उसके बाकायदा एक प्लानिंग होती है। जब देखें हुकूमतें सारे मसाइल का हल फिर भी नहीं होती, वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट देती हैं। एनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ हाँ, जहाँ जहाँ पे कोई हमारे यहाँ ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे पिट फॉल्स हैं, उनको उन्होंने प्लग करना है। मिसाल के तौर पे जहाँ तलब और रसद के अलावा महंगाई हो रही है वहाँ पे उन्होंने काम दिखाना है उनके। आप देखें पंजाब में कहते हैं जी 1700 प्राइस मजिस्ट्रेट है, इतना बड़ा सूबा है, और कुछ सुनने में आया कि कईयों के पास तो ना दफ्तर है, ना कुछ है, ना उनकी कोई पूछगछ है कि ना प्राइस मजिस्ट्रेट को तो घर में मेरे ख्याल बेहतरीन गोश्त भी अच्छा चला जाता है मुफ्त का, और दूध भी चला जाता है और हर चीज़ चली जाती है, तो वो अपना काम कैसे करेगा? अच्छा, इसी तरह अब बिजली के जो चोरी हो रही है, जैसे अभी आपने 62,000 का बताया, तो यकीनन वहाँ पे कोई अहलकार मिलके इधर उधर से तारें लग के उसके मीटर में लगी होंगी। हाँ। वो बेचारा तो उसने 200 यूनिट ही शायद यूज़ किया हो, तो जो 800 900 1000 2000 यूनिट तो लोगों का पड़ गया जो बिजली चोर थे और जिनके पीछे उनके अकम्प्लिसेस थे महकमों में बिजली के। तो यहाँ पे इन लूप होल्स को किसने पकड़ना है? बुखारी साहब को ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। बुखारी साहब, अवाम का मसला सिर्फ जो है वो रोटी है, और अवाम को बिजली के बिल कम दे दो, अवाम को पेट्रोल सस्ता दे दो, गैस जो है वो फराहम कर दो, लोड शेडिंग ना करो, अवाम खुश है, आपको अगले साल दोबारा वोट दे देगी। लेकिन यही पूरे नहीं कर पा रहे हम। सबसे पहले तो मैंने जो शुरू के सेगमेंट में कहा था, हमें जॉर्ज हस्तर बंद कर देनी चाहिए और उनकी ट्रेनिंग को पब्लिक सर्वेंट की ट्रेनिंग बना देना चाहिए। सही है। हमारे एक दोस्त ने पाकिस्तान में बैठ के ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत, ब्रिटिश राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत एक ईमेल की, खत लिखा, रिक्वेस्ट की कि जनाब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो टोटल मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उसका कितना है। और आपको पता है क्या जवाब आया था? उन्होंने जवाब भी दिया और डिटेल्स भी बताई। वो 200 अराउंड 200 कार्स हैं जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स यूज करते हैं सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए, और उसके अलावा फिर जिसके पास प्राइवेट कार है वो यूज करेगा। इसलिए मिसालें दी जाती हैं जी वो साइकिल पे हैं और वो बसों पे या ट्रेन यूज करते हैं, इसलिए कि वहां पे ये जो अल्ले तल्ले हैं नहीं है। हमारे यहाँ कभी फेडरल गवर्नमेंट से चली पूछ लीजिए, पंजाब गवर्नमेंट तो खैर बहुत बड़ी हो जाएगी, कितनी गाड़ियों का पूल है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी कुछ अर्सा पहले नहीं आई थी गाड़ियां सारी। जी, अभी तो मैं पिछले साल इत्तेफाक की बात है कि पंजाब पुलिस में जो है ऑफिसर्स के लिए गाड़ियों की नई परचेज हुई, और ये उस वक्त की बात है जब हम रो रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसका विटनेस हूँ, चूंकि वो डिस्कशन के वक्त मैं एक इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो डिस्कशन हो रही थी कि साहब इतनी गाड़ियां हैं, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी ये क्या? मगर जी 98 के बाद हमने आज तक कभी कोई गाड़ी परचेज ही नहीं की, तो ये DSP और अब लोगों के लिए जो है ना हम गाड़ियां परचेज कर रहे हैं, और वो सैकड़ों में थी, यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टोटल गाड़ियों से डबल तादाद में वो गाड़ियां थी। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ
जब तक आप इस कल्चर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक कल्चर ठीक नहीं होगा मामला बेहतर नहीं होंगे। और गुलाम अब्बास हरल साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन का कंटिन्यू यहीं से करते हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं पावर शो में। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अवाम के मसाइल की, और अवाम का एक ही मसला है, अवाम को रोटी जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, आटा सस्ता मिलना चाहिए। ये तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जिनसे उसका पेट भरता है, और उसको जो है वो पंखा चलाए, ठंडी हवा मिल जाए और मामला बेहतर हो जाए, तो उसके लिए सब कुछ है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है जन्नत बन जाती है एक आदमी के लिए, अगर उसको ये तमाम चीज़ें मिल जाएं आसानी से। गुलाम अब्बास हरल साहब, ये जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के, ये मसाइल कौन हल करेगा? देखिए, हमें जो बुनियादी तौर पे इस तबकाती निजाम को बदलना होगा। जब तक हम इस तबकाती निजाम को नहीं बदलेंगे तब तक मसाइल जो हैं उनका हल नहीं होगा। और हमारा जो मौजूदा निजाम है उसमें सिर्फ एक ही बात है कि अशराफिया को कुचलना है और गरीब अशराफिया को नवाजना है और गरीब अवाम को कुचलना है। ठीक है, ये इस वक्त जो हमारा निजाम मौजूदा है, जो गला सड़ा निजाम है, वो इसी हवाले से चल रहा है, जिसमें गरीब अवाम के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी अशिया खाने की चीज़ें हैं या बुनियादी सहूलतें हैं, वो मुयसर नहीं है। और अशराफिया के लिए करोड़ों रुपए की मराहत हैं। और गरीब अवाम के लिए ना निज़ाम इंसाफ है, दोहरा निज़ाम इंसाफ है, और अशराफिया के लिए जो है वो निज़ाम इंसाफ और है। तो हम हर मरते में यहाँ पे तबकाती निज़ाम है। जब तक हम निज़ाम को नहीं बदलेंगे, इसको हम अमीर और गरीब के लिए एक जैसा निज़ाम लाएंगे, और ये इदारे जितने भी हैं ये कौमी खजाने पे बोझ हैं। आप देख लें, ये सबसे बड़ा जो इदारा है वो पार्लिमान है, और पार्लिमान की आप जितनी भी आज तक प्रोसीडिंग देख लें, सिवाय स्क्रिप्टेड कार्रवाइयों के मरकज के अलावा और कुछ भी नहीं है पार्लिमान। हमेशा पार्लिमान ने अपनी बेतकीरी की है और ऐसे कानून ले आई है जिससे अपनी इनकी नफी हुई है पार्लिमान की और पार्लियामेंट की और जमहूरियत की। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है निजाम को बदलना होगा। अगर ठीक है, निजाम को, मुल्क को दुरुस्त सिमत पे निज़ाम को बदलना होगा, बदलेंगे तो दुरुस्त समत में निज़ाम आएगा। गुलाम अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें बात करनी है बरतानिया में जो इंतखाबात हुए और 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त हुई है और लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है। केयर स्टार्मर जो कि बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बने हैं, ऋषि सुनक ने बहुत बड़े दिल के साथ पहले तो अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और बाकी मामला भी खुश असलूबी से हल हुए। तो ये बहुत एक बात हमें नज़र आई अजीब सी। हमारे मुल्क में अगर ये मामला होते तो पहले तो बहुत बड़ी एक लड़ाई होती, फिर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, फिर कहते कि हल्के खोल दो, री इलेक्शन करा दो, मामला को ड्रैग किया जाता, फिर इलेक्शन कमीशन की दे दनादन धुलाई हो रही होती और ब्यूरोक्रेसी की धुलाई कर देते और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की धुलाई कर देते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि बिल्कुल बड़े दिल के साथ उन्होंने बोला कि हाँ भाई, मैंने शिकस्त को तस्लीम किया है, मैं हार गया हूँ। और केयर स्टार्मर के आने के बाद अब क्या पॉलिसी रहेगी बरतानिया की, आलमी मंजरनामे पर क्या तब्दीली आने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक पार्टी की दूसरी पार्टी से तब्दीली हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी की 14 साल से एक हिकमत अमली चलती आ रही थी। लेबर पार्टी के नज़रियात क्या हैं, क्या तब्दीली आ सकती है आलमी मंजरनामे पर? फिर जो गज़ा की जंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुसलमानों के साथ ताल्लुकात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आलमी दुनिया के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मियाँ साहब, ये जो केयर स्टार्मर आए हैं इनके बारे में कुछ बताइएगा कि इनके आने से, लेबर पार्टी के आने से क्या कुछ तब्दीली आएगी पॉलिसी में? देखें, अभी तो आप जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वाकई वो 14 साल तो कंजर्वेटिव्स की हुकूमत रही। ये वैसे तो एक्सपेक्टेड थे इंतखाबात का नवंबर में गालिबन होंगे 2024, ठीक है, लेकिन इनको मेरे ख्याल कंजर्वेटिव्स की अपने तौर पे कुछ रिपोर्ट्स थी जो उन्होंने अपने तौर पे असेसमेंट दी कि जी हमने कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया है, कुछ ये कर लिया है, तो शायद हम कुछ इसमें बेटर हम पोल्स ले जाएं, कोई बेटर हम अपना यहाँ से वोट्स ले जाएं।
लेकिन इसके साथ साथ चूँकि एक वहाँ पे इनका एक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी जो थी एंटी इमिग्रेंट्स की, वो भी थोड़ी इनके अगेंस्ट गई कंजर्वेटिव्स के जी। और दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि ये लेबर का जो था, लेबर वालों की कन्वेंसिंग भी यकीनन अच्छी थी, और जैसे ब्रेक्सिट में वो कुछ, जैसे वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुए, कुछ फेसेट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि लेबर वाले उनको रीथिंक करेंगे। रह गई बात जैसे यूक्रेन है, गज़ा है, इसके ऊपर तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर भारत में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोalition हो या कोई और हो, तो कश्मीर की पॉलिसी उनकी तकरीबन एक ही जैसी रहती है। वो थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा सॉफ्ट पैडलिंग कर लें किसी पे, तो दैट्स ए डिफरेंट इशू। तो यहाँ पे भी ये जो इंटरनेशनल उनकी अपने ऊपर उनकी नेटवर्किंग है, मगरिब का एक अपना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का अपना एक प्रायोरिटीज़ हैं, वो तो तब्दील नहीं होने लगी। अलबत्ता कुछ एंटी इमिग्रेंट्स लॉज में तब्दीलियां आएंगी, और उसमें तो सुनने में ये भी आया कि कुछ इंडियंस भी बाकायदा उससे नालां थे। ऋषि सुनक के उन माइग्रेंट्स के बारे में वो कहता है जी रवांडा भेज दिया जाएगा जो इलीगल यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, और इस तरह के कुछ मैं समझता हूँ ज़्यादा बहुत बड़ा इसमें आप तब्दीली नहीं देखेंगे। ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वहाँ पे जो उनके फेलियर्स हैं, उनसे यकीनन लेबर जो है उसमें अपना एक अलहदा किरदार अदा करेगी इंटरनली। बशर बुखारी साहब, क्या तब्दीली देख रहे हैं पॉलिसी के अंदर, क्योंकि 14 साल बाद इक़्तिदार बदला है, एक पार्टी जो थी कंजर्वेटिव पार्टी थी, अब लेबर पार्टी के पास अख्तियारात आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या मामलात में कोई तब्दीली आएगी? जी देखिए, इसमें लेबर पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो आपको पता है कि केयर स्टार्मर के आने से पहले एक्सट्रीम लेफ्ट की थी। तो केयर ने आके जो है पार्टी की आइडियोलॉजी को थोड़ा सा सॉफ्ट किया, और ये अब सेंटर टू लेफ्ट की पार्टी कहलवाती है। वहां पे सबसे बड़ी तब्दीली यही आई। दूसरी तब्दीली जो अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें जो है वो जैसे मियां साहब कह रहे हैं कि गजा इशू के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, यूक्रेन के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कुछ ममालिक की तरफ जो कंजर्वेटिव के दौर में जो उनका रुझान उस तरह का नहीं था, शायद उनके मामले में तब्दीली आए। और उसके साथ साथ ब्रेक्सिट पे इन्होंने अपनी कैंपेन में लेबर वालों ने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे, लेकिन उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो ब्रेक्सिट के इशू को भी रिवाइज करना वो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही ये करेंगे। जो तब्दीली आएगी वो इंटरनल आएगी। इंटरनल वो जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कहा था यहाँ तो हम जो है सैचुरेटेड हो चुके हैं हमारी सोसाइटी, तो अब ये जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इनको रवांडा में हम सेटल करेंगे, जिसमें काफी प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। वो रुक जाएगा सिलसिला यकीनन, चूंकि इनका बड़ा मुसम्मम इरादा था। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो इंटरनल हैं हेल्थ सेक्टर में, वो आपको नजर आएंगी। उसके अलावा कोई मेजर तब्दीली जो है पॉलिसीज की वो नहीं हो। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कश्मीर के हवाले से, आपको याद होगा कि जेरेमी कॉर्बिन जब थे तो उनकी सदारत में ये मामला आया था कि स्टार्मर वो एक करारदाद लेकर आए थे जिसको भारत ने बहुत ज़्यादा जो है तशवीश की नज़र से देखा। उस वक्त लेबर एमपीज जो थे उन्हीं की तरफ से आई थी। तो लेबर में देखिए हमारी एक दो आवाज़ें हैं, जैसे कि चौधरी सरवर हमारे साबिक गवर्नर जो पहले मुसलमान एमपी थे बरतानिया के, उनके बेटे के बारे में भी सुनने में आया कि वो अब अनस सरवर जो हैं वो फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं, ही इज पोइज्ड टू बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो फर्स्ट मिनिस्टर ऐसे ही होता है जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, तकरीबन उसी तरह सीनियर मिनिस्टर की तरह। तो लेबर का उस हवाले से एक तनावर आवाज़ है चौधरी सरवर साहब की, लेकिन दुनिया में आप देखें ना कि यहाँ मफाद की आपस में रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो भारत की जो लॉबिंग है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, उसका प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल है। क्या क्या कुछ नहीं उसने कर लिया, 317 नल कर लिया, फलां कर लिया, फलां कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो लॉबिंग जो है, और गजा में क्या कुछ नहीं हो रहा, फ़लस्तीन के लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये जो मगरबी नेटवर्क है और भारत भी उसी नेक्सस का एक हिस्सा है,
तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर में कि वो बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। अलबत्त आवाज़ें बुलंद अगर होंगी तो वो भी हमारे लिए मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है मूविंग फॉरवर्ड। बुखारी साहब, जाते जाते आपका भी वर्डिक्ट इस पे ले लेते हैं कि कश्मीर के हवाले से, गज़ा के हवाले से, जिस तरह तारकीन वतन के हवाले से उनकी नरमी नज़र आई उनकी पॉलिसी के अंदर, तो क्या आप समझते हैं कि कश्मीर और गज़ा के हवाले से भी कुछ नरमी नज़र आएगी और मामलात को जो है वो सही करने के लिए उस तरफ जो है वो अमल दरामद किया जाएगा? जी, हो सकता है कि गजा के ऊपर जो है पहले तो इनका स्टैंड था ये केयर स्टार्मर का कि नहीं ठीक है गजा में जो भी हो रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली उनके स्टेटमेंट आए वो इस तरह कहते कि जंग बंदी बहुत जरूरी है और जंग बंदी इज दी ओनली ऑप्शन। ठीक है, ये उनका थे। तो कश्मीर पे मैं अर्ज करूं, देखिए मियां साहब ने बड़ा सही फरमाया कि इंडिया की अपनी लॉबिंग जो है वो बड़ी मजबूत है। ये डिपेंड करता है कि आपके ममालिक वो अपनी लॉबिंग किस तरह करते हैं और किस तरह मोटिवेट करते हैं ऐसे ताकतवर ममालिक को जो असरअंदाज हो सकते हैं। तो अब तो ये हुकूमत पाकिस्तान पे है। देखिए अंस सरवर साहब की हमने बात की, वो फर्स्ट मिनिस्टर आ भी जाते हैं तो वो इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर होंगे। हाँ, वो हमदर्दी में बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन बात में उस वक्त जोर पैदा होगा जब रियासत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से कोई बातचीत शुरू करेंगे, कोई प्रेस करेंगे, कोई मूवर एंड शेकर का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये मामला हल तभी होंगे कि आलमी दुनिया सिर्फ जो है वो आलमी दुनिया में जितने भी पाकिस्तान के हक में बोलने वाले लोग आ जाएं। इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब हम लोग यहाँ से जो है वो कुछ सेर हासिल इक़दाम करेंगे और स्ट्रॉन्ग इक़दाम करेंगे, उससे जो है वो मामला जो है वो बेहतर होंगे। तो मियां सैफुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया, और मुबश्शिर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।